नमस्कार। स्टडी दर्शन ग्रुप में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना के बारे में संविधान विशेषज्ञों ने क्या कहा, जानते हैं। नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। वहीं प्रसिद्ध विचारक अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। वहीं भारत के संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी, उन्होंने लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना के बारे में अगर इसका विस्तृत व्याख्या करें तो कौन कौन सी चीज़ें प्रस्तावना में सम्मिलित है। सबसे पहले इसमें जो प्रस्तावना है वो हमें शक्ति का स्रोत क्या है संविधान का, उसके बारे में बताती है। दूसरा, इसमें देखें तो प्रस्तावना में संविधान के जो आदर्श है जिनको संविधान के द्वारा प्राप्त करने हैं वो आदर्श वर्णित है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन संविधान में वर्णित इन आदर्शों को प्राप्त करने हेतु शासन की मूलभूत जो आधार है, शासन की जो प्रणाली है, उसका भी वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय जो राज्य है वो किस प्रकार का होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा, इसमें वर्णित है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं और यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किए गए हैं। पांचवा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के निर्माण की तिथि का वर्णन है, जो दी गई है 26 नवंबर 1949। पहला पॉइंट, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के ही लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है और अंत में आता है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करती है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि भारत में जो राजनीतिक जो सत्ता है उसका जो अंतिम स्रोत है वो है भारत की जनता, जिसके द्वारा सरकार का चयन होता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह जो निर्णय न्यायपालिका ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। संविधान के आदर्श क्या क्या है। पहले अपन देखें न्याय, तो न्याय में 3 प्रकार के जो न्याय है उसको सम्मिलित किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरा, इसमें देखें स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर संविधान में देखें तो विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 में दी गई है। वहीं धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दी गई है। इसका तीसरा जो आदर्श है वो है बंधुता।
यह सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता की भावना का विकास जो व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रचना को बढ़ावा देती है। यानी भारत के लोगों के बीच ऐसा भाईचारा विकसित हो जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। चौथा इसका आदर्श है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ अवसर की समानता शब्द को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात संसाधन जो उपलब्ध है उनको खुली प्रतियोगिता के लिए छोड़ देना, यही अवसर की समानता कहलाती है। आगे देखते हैं। संविधान में वर्णित इन आदर्शों की पूर्ति हेतु संविधान की प्रस्तावना में शासन प्रणाली का भी वर्णन किया गया है, जिसमें पहला शब्द दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के अधीन रहकर देश में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ भारत 1947 से पहले एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था, क्योंकि उस समय संप्रभुता ब्रिटेन की संसद में या ब्रिटेन के क्राउन में निहित थी। दूसरा शब्द है इसमें समाजवादी। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। तीसरा शब्द है इसमें लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथों में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए किया गया है। चौथा शब्द है इसमें गणराज्य। इसमें राज्य का जो प्रमुख है भारत में, वो परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से भारतीय जनता चुनती है। भारत की जनता संसद और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करती है, और उसके बाद में वो सदस्य जो निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस प्रकार भारत एक गणराज्य है। पांचवा शब्द है इसमें पंथ निरपेक्ष। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो संविधान का भाग है या नहीं, इस पर भी न्यायपालिका में विवाद चला। बेरुबाड़ीवाद 1960 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि संविधान का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न आता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? 1973 में केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने कहा कि जो भाग मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उनका भारतीय संसद संशोधन कर सकती है, परंतु जो संविधान के मूलभूत ढांचे में सम्मिलित भाग है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा क्या है? संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित ज़्यादातर जो शब्द है वो मूलभूत ढांचे के भाग है, जैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध, लोकतांत्रिक, गणराज्य, शासन प्रणाली इसमें सम्मिलित है। हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा।
ये आपके लिए प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा। वहीं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा कि यह हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। धन्यवाद।